Yes, we are live now. Hello, friends. This is Engineer Vijay Kumar. Once again, welcomes you on your own YouTube channel, Impulse Physics Classes. Today, we are discuss about the basic definition and concept of vectors. So, let's start the video. Okay, friends. So, last video, we are considering about the vectors. Today, आज हम लोग ये देखेंगे कि वेक्टर का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, फिर वेक्टर को किस प्रकार से हम लोग सिंपल लॉ से जोड़ते हैं, घटाते हैं, या कुछ उसके लिए स्पेशल लॉ आता है। ठीक है, फिर कुछ टाइप्स ऑफ वेक्टर देखेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वेक्टर नीड्स टू थिंग्स। सदिश को दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक होती है उसकी मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड और दूसरी होती है उसकी डायरेक्शन डायरेक्शन यानी कि एक तो दिशा और दूसरा चाहिए परिमाण परिमाण ठीक है, तो कहने का मतलब हो गया कि जब कोई भौतिक राशि को बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए हम लोग को दो चीजें चाहिए, टू थिंग्स। one is its magnitude and second one is its direction. Then the quantity is called classified into the vector category. मतलब सदिश राशि को अगर आपको सही से बताना है, सही से समझना है, अगर उसके बारे में स्टडी करनी है या उसका कैलकुलेशन करना है, तो आपको दो चीज़ें चाहिए, एक दिशा और दूसरा परिमाण। जैसे सपोज दैट बहुत सारी ऐसी क्वांटिटी है, दो फिजिकल क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अब जैसे कि हम बात कर ले फोर्स की, तो फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गई, ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, ये सभी हमारे सदिश राशि में आते हैं। अब बात करनी है हमें कि चलिए ये तो हो गया कि चलिए वेक्टर का ये आपका डेफिनेशन हुआ, लेकिन वेक्टर जो है एक विशेष रूल से जुड़ते हैं, ये सिंपल लॉ ऑफ अलजेब्रा से नहीं जुड़ते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि एक वेक्टर को का जो ऑपरेशन करते हैं हम लोग, चाहे वो सम हो या डिफरेंस हो या मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, वो स्पेशल लॉ ऑफ अलजेब्रा से होता है। जैसे कि सपोज दैट लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ओके, चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं कि वेक्टर का सम या कोई भी ऑपरेशन विशेष से होता है, स्पेशल लॉ से होता है। अब अगर इसके बारे में सोचे आगे, तो वेक्टर जो है उसका रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, मतलब वेक्टर को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों, वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिकल, अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है अल्फ़ाबेट, उसके स्मॉल लेटर से या कैपिटल लेटर, स्मॉल से या कैपिटल लेटर से, ठीक है, इससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, सूचित किया जाता है। बट उसके ऊपर एक और चीज़ करी जाती है, जब भी कोई वेक्टर को सूचित किया जाता है तो उसके ऊपर एक एरो दिया जाता है, सपोज दैट ए इज अ वेक्टर, देन यू शुड राइट एरो ऑन इट्स हेड। और इस एरो में दो चीज़ें होती है, एक तो इसका इनिशियल पॉइंट होता है जो उसका टेल कहलाता है, और फाइनल पॉइंट इसका हेड कहलाता है। फाइनल पॉइंट क्या कहलाता है? हेड कहलाता है। यानी किसी भी वेक्टर के ऊपर जो एरो होता है उसमें उसका फाइनल पॉइंट जिसको शीर्ष कहते हैं और इनिशियल पॉइंट जिसको हम लोग पाद या टेल कहते हैं, ठीक है। यानी स्टार्टिंग पॉइंट को टेल और फाइनल पॉइंट को हेड से कहते हैं। और अगर आपको रिप्रेजेंट कराना है तो किसी वेक्टर के ऊपर एरो देने के लिए दिखाया जाता है, यानी कि कोई भी ABCD के कैपिटल या स्मॉल लेटर के ऊपर अगर एरो आप देते हैं, वहाँ से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कराते हैं, ठीक है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। अब बात करते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, यानी किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैसे दिखाते हैं। सिंबॉलिकली वेक्टर के मैग्नीट्यूड को हम लोग किस प्रकार से दिखाते हैं। सपोज दैट कि ए कोई वेक्टर है, ये आपका एक वेक्टर है, तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखा गया। लेकिन जब इसको हम लोग इसका केवल मैग्नीट्यूड दिखाना है तो उसको एक मॉड के अंदर रख देते हैं, या आप उसके एरो को हटा दें, ओनली ए लिख दे। इसका ये मतलब होगा कि ये उसके मैग्नीट्यूड को बताता है। सपोज दैट एफ एक वेक्टर है जिसकी वैल्यू
10 न्यूटन है एंड टुवार्ड्स ईस्ट है। टुवार्ड्स किधर है? ईस्ट है। टुवार्ड्स ईस्ट यानी कोई 10 न्यूटन का बल पूर्व की दिशा में लग रहा है। तो यहाँ पर तो ये वेक्टर है, बट अगर हमको केवल वेक्टर की मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो मॉड यहाँ पर ये 10 होगा ओनली 10। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होती है, यानी कि मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि अगर कोई वेक्टर ए है तो उसके मैग्नीट्यूड का ये मतलब होता है कि उसकी वैल्यू कितनी है। अगर मान लिया जाए कि सपोज 10 मीटर पर सेकेंड किसी की वेलोसिटी है, किसी व्हीकल की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और इसमें एक डायरेक्शन भी है टुवार्ड्स वेस्ट, ठीक है। तो अगर मैंने माइनस में लिया है तो यहाँ पर अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो अगर ए का मॉड या तो आप ऐसे लिख सकते हो या सीधे उसका तीर हटा दीजिए तो घेरने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये वैल्यू आएगी 10 मीटर पर सेकेंड यानी ओनली मैग्नीट्यूड। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कुछ नहीं, उसका एक वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है जिससे उस क्वांटिटी को दिखाया जाता है, रिप्रेजेंट करा जाता है कि उसकी संख्या कितनी बार उसमें शामिल है, ठीक है। यहाँ पर 10 न्यूटन का मतलब 1 न्यूटन 10 टाइम्स शामिल है, ये केवल उसके मैग्नीट्यूड से मतलब होती है, किधर है डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने सीखा कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मैग्नीट्यूड को लिखने के लिए दो तरीके हमारे पास, एक तो आप उसके ऊपर एरो दे दें, एरो के साथ उसको मॉड के अंदर रखें, या दूसरी बात क्या हो सकती है जो आप कर सकते हैं, तो आप एरो भी नहीं दे सकते, एरो हटा लेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया मॉड। अब हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ वेक्टर की। टाइप्स ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वेक्टर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। उससे पहले एक और चीज देखते हैं, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। अगर आपको कोई कहे और ये मान लीजिए कि मेरा ईस्ट है, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। कोई बोले कि 10 न्यूटन का फोर्स या 5 मीटर पर सेकेंड से कोई व्हीकल जो है VA वो किधर जा रही है? टुवार्ड्स ईस्ट जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड से, ये इसकी वेलोसिटी है। तो हम देख सकते हैं कि अगर इसको हमको रिप्रेजेंट कराना हो तो इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, दिस इज ए वेक्टर और उसकी मैग्नीट्यूड 5 है, तो हम लोग यहाँ पर 4 कट करेंगे और ये मेरा 5 हो जाएगा। यहाँ पर ईच कट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर अगर कह सकते हो कि ईच कट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, और इस अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि दिस इज द वेक्टर ऑफ वेलोसिटी ऑफ एनी वेक्टर टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, है ना। तो यहाँ पर आप देखो इसकी मैग्नीट्यूड को, लंबाई को दिखाया हमने, ठीक है, और एक डायरेक्शन दिखाने के लिए ये VA का डायरेक्शन किधर? ईस्ट की ओर, एक एरो दिया गया। तो ये इसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहलाती है टेल और फाइनल पॉइंट कहलाती है हेड, ठीक है। तो यहाँ पर हमने दिखाया कि अगर किसी वेक्टर को दिखाना, बट ये तो मोस्टली हम लोग कर देते हैं, लेकिन अब क्या होगा अगर किसी के पास 500 न्यूटन, तो मैं इतना लंबा लकीर खींचूँ तो ये तो नहीं होगा। तो अब हम लोग आगे क्या करते हैं, अगर 1000 न्यूटन का भी फोर्स लग रहा है तो उसकी वैल्यू केवल दिखाते हैं और साथ ही उसकी डायरेक्शन को दिखा देते हैं कि ये एक्स की तरफ लग रहा है या एक्स डैश की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग उसके वैल्यू को दिखाते हैं और साथ में उसके डायरेक्शन, ठीक है। तो नाउ वी आर मूविंग ऑन द टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर के प्रकार को अब देखते हैं हम लोग, ठीक है। वेक्टर के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे कि इक्वल वेक्टर होता है, अपोजिट वेक्टर होता है, नल वेक्टर होता है, जीरो वेक्टर होता है, कोप्लेनर वेक्टर होता है, कोइनिशियल वेक्टर होता है। तो बहुत सारे वेक्टर के टाइप्स होते हैं बच्चों। बस बेसिक सा डेफिनेशन लिखाएंगे, समझाएंगे हम आपको और बाय फॉर्मूला दिखा देंगे। तो नाउ वी आर मूविंग ऑन टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहले बात करते हैं इक्वल वेक्टर की। इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इसका एक बेसिक सा डेफिनेशन है, the two vector A and B are said to be equal vector if and only if both direction and magnitude of the two vectors are equal and same। कह सकते हैं आप कि दो सदिश A और B को तभी इक्वल सदिश या इक्वल वेक्टर कहा जा सकता है जब दोनों के परिमाण और साथ साथ दिशा भी हर मामले में सेम हो। अगर हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे
कि अगर एक वेक्टर ए इस तरह से है और दूसरा वेक्टर भी बी इसी तरह से इसी एंगल के साथ है, ये वेक्टर ए है और ये बी है, और दोनों का एंगल भी सेम है, दोनों की लंबाई भी सेम है, देन यू सेड A is equal to B. Otherwise, if magnitude are equal but there is some difference in the direction of the A with respect to B, then this is not a equal vector. These both two are not a equal vector. मतलब कहने का कि अगर कि दो सदिश का परिमाण सेम हो जाए लेकिन दिशा में थोड़ा सा का भी अंतर आएगा तो आपका क्या होगा, इक्वल वेक्टर नहीं होगा। तो इक्वल वेक्टर होने का मतलब है कि अगर दो वेक्टर की लंबाई भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, मतलब कि दोनों के बीच कोई भी एंगल ना हो, जीरो एंगल हो, अगर ये 30 डिग्री पर तो दूसरी भी 30 डिग्री पर, तो उसको हम बोलते हैं इक्वल वेक्टर। समझ में आया बच्चों? तो इक्वल वेक्टर का मतलब हो गया कि टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ when both the direction and the magnitude of the vectors are equal। ठीक है, अब आ जाते हैं इक्वल वेक्टर अगर समझ गया हमने, तो अब अपोजिट वेक्टर की बात करते हैं। तो अपोजिट वेक्टर का क्या मतलब होगा कि टू वेक्टर आर सेड टू बी अपोजिट वेक्टर if and only if when the direction are of the two vectors are opposite and magnitude are equal। दो सदिश ए और बी को हम लोग तभी अपोजिट सदिश अपोजिट वेक्टर कह सकते हैं जब दोनों के परिमाण समान लेकिन दिशा ठीक विपरीत हो। ठीक विपरीत का मतलब एक दूसरे के वो अपोजिट हो। ठीक है, तो दो वेक्टर को हम लोग अपोजिट वेक्टर तभी कह सकते हैं जब उसके परिमाण तो समान हो लेकिन दिशा ठीक विपरीत हो। और विपरीत दिखाने के लिए आपको फॉर्मूले में माइनस दिखाना पड़ेगा। सपोज दैट दिस इज a vector towards this direction, then this is a v vector of equal magnitude but opposite in direction. If you want to write a is equal to b, then you should also introduce minus sign in the b side or a side. A is positive with respect to b, then b is negative with respect to a. If a is negative with respect to b, then b is positive with respect to a। तो कह सकते हैं कि two vectors are said to be opposite vectors if and only if when the direction of the two vectors are opposite to each other and its magnitude are equal। Okay friends, now we are moving on the third types of a vector, which is zero vector or null vector। zero vector or null vector। Okay friends, तो जीरो वेक्टर और नल वेक्टर एज इट्स नेम, जीरो और नल वेक्टर, those vector which have magnitude is equal to 0। वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो एंड डायरेक्शन इज अनसर्टेन और दिशा अनिश्चित हो, तो ऐसे सदिश को हम लोग शून्य सदिश कहते हैं। यानी कि वैसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो साथ ही साथ दिशा भी अनिश्चित हो। अब आप लोग खुद ही सोचिए कि जब किसी वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है तो उसकी डायरेक्शन तो हो ही नहीं सकती सर्टेन ना, क्योंकि जब तक किसी चीज की लेंथ नहीं पता चलेगी किस डायरेक्शन में बढ़ रही है तब तक डायरेक्शन भी पता नहीं चलेगी। देयरफॉर जीरो वेक्टर आर रिप्रेजेंटेड बाय o to the power arrowhead or zero vector। Zero vector have both magnitude is equal to 0 and direction are uncertain, अनिश्चित। This is called zero vector or null vector। Now we are moving on the next type of vector, which is unit vector। This is a very important types of the vector। You should watch carefully that unit vector as its name, unit vector, इसको हम लोग एकांक सदिश भी कहते हैं, एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर। इसकी परिभाषा इस तरह से होती है बच्चों कि वैसा सदिश जिसका परिमाण एक हो एकांक सदिश कहलाता है। तो फिर भाई बात क्या हुई, एकांक होने से क्या फायदा? तो हम लोग जानते हैं कि when any number are multiplied by 1 it remains constant। जब किसी संख्या को एक से गुना करी जाती है तो वो अपने ही के बराबर होती है, और इसी का फायदा उठा के हम लोग एकांक सदिश का इस्तेमाल किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन को बताने के लिए यूज में लाते हैं। यानी कि द वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू यूनिटी एंड इट्स
represent the direction of any vector is called unit vector. Okay, if A is a vector, then its unit vector is represented by a cap. A cap, इसको हम लोग पढ़ते हैं कैप, ठीक है। अगर कोई वेक्टर v है देन इसको कह सकते हैं v कैप। तो जब भी यूनिट वेक्टर आपको लिखना है तो उसके ऊपर स्पेशल एक सिंबल आता है जिसको हम लोग कैप पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो। अब आइए, जैसा कि इसका डेफिनेशन है कि किसी वेक्टर, तो अब आप जाते हैं कि इसको निकाल कैसे सकते हैं। जब किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से भाग कर देंगे तो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 बच जाएगी और उसमें जो रहेगा उसका डायरेक्शन बचेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग अब देखना चाहें कि किस तरह से किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाला जा सकता है, उसका सिंबल क्या होंगे, उसकी वैल्यू कैसे निकालें। सपोज दैट ए इज अ vector, then it's represented as arrow on a head, but a unit vector is represented with a cap and divide into the original vector with its magnitude. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, only a. That is, now if we are making cross multiplication, then this is written as a cap. So this vector a is written with the help of 2. This is the magnitude and this is its direction. तो देखिए, एकांक सदिश ऐसा सदिश होता है जो किसी भी में मुख्य सदिश की दिशा को बतलाने के लिए उपयोग में लाया जाता है और इसकी जो परिमाण होती है वो 1 होती है, इसलिए इस वेक्टर का नाम ही पड़ जाता है हमारा यूनिट वेक्टर। अब आ जाते हैं यूनिट वेक्टर को थोड़ा और समझते हैं हम लोग। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास एक्सिस 3 होते हैं और तीनों एक्सिस एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर अब आपका आता है ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। इसको कह सकते हैं कि समलंब एकांक सदिश। या लंब एकांक। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स, वाई और जेड आपस में कितने डिग्री पे होता है, एक्स, वाई और जेड आपस में सभी 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि x के लिए जब हमको दिखाना है तो उसके लिए पर्टिकुलर सिंबल लाया गया आई कैप और y डायरेक्शन के लिए पर्टिकुलर जे कैप एंड z डायरेक्शन के लिए पर्टिकुलर के कैप लिया गया। यानी कि आपसे अगर कोई बोले कि अगर कोई वेक्टर a है जो टुवर्ड्स x डायरेक्शन में है तो यू शुड राइट mod a इंटू आई कैप। यानी कि हम लोग कन्फर्म जब आई कैप लगा देंगे तो ये बात कन्फर्म हो जाएगी कि दिस वैल्यू ऑफ a इज इन द डायरेक्शन ऑफ i, यानी कि x। दूसरा, अगर b वेक्टर है जिसको हम लोग y के डायरेक्शन में लेते हैं तो mod ऑफ b इंटू जे कैप। एंड इफ c इज अ वेक्टर विच इज रिटन इन द फॉर्म mod c and k cap. These I, j, k are called unit vector along x, y and z axis respectively, and the value of these three vectors, unit vectors, is equal to 1. तो अगर इसकी परिमाण की बात करी जाए तो i, j और k की 1 होती है और ये हमेशा से फिक्स हो गया कि i के लिए आपका जैसे प्री डिफाइंड 2 चीज़ें होती है कि 2 and 2 इज इक्वल टू 4, जैसे 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं, उसी प्रकार से ये बात पहले से बता दी गई है कि आई कैप का मतलब आप लिखना होगा। अगर आप आई कैप के अलावा कुछ लिखते हो, जैसे जे कैप आप एक्स के लिए तरफ दिखाना चाहते हैं, तो यू शुड मेंशन दैट वी आर एज्यूमिंग दैट जे इज इन द एक्स डायरेक्शन। बट अगर आप ऐसा नहीं लिखते और सिंपली आई लिखते हैं तो आपका ये माना जाएगा कि आई कैप इज इन द एक्स डायरेक्शन, जे कैप इन द वाई डायरेक्शन एंड के कैप इन द जेड डायरेक्शन। ओके, this is why we called that these are the orthogonal unit vector, because the angle between two axes are 90 degree. The angle between two axes are 90 degree. क्योंकि दो अक्षों के बीच का कोण 90 होता है, इसलिए दो अक्षों के अलॉन्ग जो एकांक सदिश होंगे वो भी आपस में कैसे होंगे,
तो समलंब होंगे। क्या होंगे? समलंब होंगे या ऑर्थोगोनल होंगे। अब आते हैं बच्चों, हम लोग नेक्स्ट में मूव करते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन कोप्लेनर वेक्टर। टुडे इन दिस वीडियो we are trying to define all the types of a vector. Okay, coplanar vector is a simple coplanar vector. कोप्लेनर ऐसा सदिश जिसका समतल एक ही हो, यानी एक ही प्लेन में लाई करे, तो हम लोग कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। सपोज दैट दिस इज द एक्स वाई और जेड एक्सिस। If we constructing three planes, this is x y, this is y z, and this is zx. Okay, this is contribution of x and y. This is xy plane, this is yz plane, and this is zx plane. Now if a vector a and b, this is a and this is b, here it is c and d, and in this plane e and f. Now from figure you can see that a and b lie in the xy plane. A and b, the two vector, lie in the xy plane. Similarly c and d, the two vector, lie in zx plane, and similarly e and f are the two vector lie in yz plane. So from figure we can say that a and b are coplanar. A and b are coplanar vector. Coplanar vector. A and B are coplanar. C and D are also coplanar, and E and F are also coplanar. But we can't say that A and C are coplanar. A and C are not coplanar because A lie in xy plane while C lie in zx plane. These are the two different planes, so these are not coplanar vectors. तो ऐसा करते हैं। उम्मीद कि आपको ये टाइप्स ऑफ वेक्टर समझ में आ रहा होगा बच्चों। एक लास्ट बट नॉट लिस्ट हम लोग कर लेते हैं, पैरेलल वेक्टर और को इनिशियल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर एंड को इनिशियल वेक्टर। तो सबसे पहले बात करते हैं पैरेलल वेक्टर समांतर सदिश की। पैरेलल वेक्टर, when the two vectors are lie in the same plane with having same magnitude and same direction, but their position are displaced to each other. If one vector of same magnitude and direction are present at this point, and another the vector v of same magnitude and direction as placed at this point, then the two vectors a and b are called parallel vector. A and B are parallel vector, but there is a condition that both the magnitude and the length and the direction of the two vectors are equal. A and B are parallel vector, and in this way we can say that the two equal vectors can be parallelly shifted from with respect to each other, and it's not change its value. दो समांतर सदिश को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर इसके दिशा और परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए तो हम लोग किसी प्लेन में इसी वेक्टर को उठा के यहाँ से यहाँ रख दें तो वेक्टर के मान में कोई चेंज नहीं माना जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो दिस इज कॉल्ड पैरेलल वेक्टर, समांतर सदिश। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी आर मूविंग ऑन को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल, देखिए को इनिशियल का मतलब, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक या प्रारंभ करना। तो जब बहुत सारे सदिश की स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो,
तो उसको हम लोग को इनिशियल वेक्टर कहते हैं, पहले वो आगे जाके बदल जाए। तो स्टार्टिंग पॉइंट तो कॉमन रही दोनों की, सबकी, इसलिए इसको हम को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। These three coincident vector starts from origin, and A, B and C are co-initial vector। co-initial मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट से। ओके ओके फ्रेंड्स, तो ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया, और इसमें हम लोगों ने बात करी कि वेक्टर क्या होते हैं, उसको किस तरह से हम लोग स्पेशली लॉ से जोड़ते हैं, साथ ही में रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड टाइप्स ऑफ ए वेक्टर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और देखते रहिए